अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी बेटा स्टार्ट करें? जी सर कर जी दें। सर। ओके 5 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे 2 लेक्चर्स पढ़े हैं ना? यस सर। ओके ठीक है, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल जस्ट 1 है तो हम ले सकते हैं, इस तरह कल डिस्कशन हुई थी ना। जी सर हमारा एक ही लैब। जी सर एक ही लैब है। ओके अच्छा, ये कौन सी स्टूडेंट है जरा चेक करना। 074 ईशा अयूब। यस सर। ईशा है यहाँ? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बेटा। सर उनके रिलेटिव्स में किसी की डेथ हो गई है तो वो आज वो लेक्चर नहीं लेगी इस वजह से। ओके ठीक हो गया। निमरा फिर आप रिस्पॉन्ड करें, आप बोलिए तो ठीक है। बेटा कल हमने ना रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन देखी थी और उनको कैलकुलेट भी किया था और डिफरेंट वेज में, ठीक है, ऐसी बात थी ना। और आज असल में हम इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, सही है जी। अब जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं नॉर्मली करैक्टर टेबल उनकी डेवलप की जाती है किसी भी मॉलिक्यूल की, ठीक है, जिस तरह ये है। अब करैक्टर टेबल क्या होती है? इनफैक्ट जो मॉलिक्यूल होता है ना उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी इस तरह समझे एक टेबल में कंबाइन की जाती है, ठीक है, उसको करैक्टर टेबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि वाटर की ये करैक्टर टेबल है, इसका मतलब है कि उसकी जितनी प्रॉपर्टीज होंगी, रोटेशनल वगैरह की, क्वाड्रेटिक फंक्शन, वो सारी की सारी वहां मेंशन होंगी, ठीक है। और करैक्टर टेबल में ही इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस आती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें करैक्टर टेबल पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। पहले हम करैक्टर टेबल को पढ़ते हैं और किस तरह डेवलप की जाती है। यकीनन इसको जिस तरह डेवलप किया जाता है उन रूल्स को भी हमें स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है, वो आज स्टडी करते हैं। ये करैक्टर टेबल आपके सामने नजर आ रही है जिस टाइम अभी आपके सामने। जी स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। अच्छा चलेंगे, मैं दोबारा करता हूँ। हाँ नहीं हो रही थी, ठीक है। होगी स्क्रीन शेयर? यस सर। ओके, ये करैक्टर टेबल है। अब इस फॉर्म में जिस वक्त आपके सामने ये करैक्टर टेबल मैंने शो की तो यकीनन आपको कुछ भी नहीं पता होगा इस टाइम, ठीक है। फिर मैं रिपीट करता हूं, लास्ट लेक्चर में हमने रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस डिस्कस की थी और इस लेक्चर में हम इनफैक्ट इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस स्टडी करेंगे। और इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए करैक्टर टेबल, ठीक है, और ये करैक्टर टेबल है और इसके बारे में हमने स्टडी करना है भी इसमें क्या क्या चीज, क्या कितने 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 पैरामीटर्स हैं, कितने फैक्टर्स हैं और इसको किस तरह डेवलप किया जाता है, ठीक है। जी सर। पहले तो आपके नॉलेज में होना चाहिए जो भी कोई भी करैक्टर टेबल हो बेटा उसके 6 पार्ट होते हैं। पहले नंबर पे उसका पॉइंट ग्रुप आपको पता होना चाहिए, उसके सिमेट्रिक एलिमेंट्स का पता होना चाहिए और उस करैक्टर में रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मतलब उस करैक्टर टेबल के करैक्टर्स का पता होना चाहिए। फिर एक कॉलम होता है लीनियर फंक्शंस का और लीनियर फंक्शन में 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशनल एक्स। और 6th पार्ट जो होगा बेटा क्वाड्रेटिक फंक्शंस होंगे और उसके साथ ही आप कहें एक कॉलम होगा मोलिकन सैंपल्स का, ठीक है। ये 6 पार्ट्स का अगर आपको पता है तो आप करैक्टर टेबल की तरफ किसी मॉलिक्यूल की करैक्टर टेबल डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग ए ऑर्थोगोनल थ्योरम, ठीक। अब मैं करैक्टर टेबल की तरफ आऊं। अब बताना ये चाहूंगा कि हमें किस जगह पॉइंट ग्रुप, सिमेट्रिक एलिमेंट्स, किस जगह मोलिकुलर सैंपल्स वगैरह यूज करते हैं। इस जगह फर्स्ट कॉलम में टॉप पे आपको पॉइंट ग्रुप मेंशन करना होता है और उनके सामने जितने सिमेट्रिक एलिमेंट्स होते हैं यहां सिमेट्रिक एलिमेंट्स, सही है, और उसके नीचे ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती है बेटा। और ये जो ग्रे कलर में ये जो नंबर हैं इनको
रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कह लें या करैक्टर्स ऑफ करैक्टर टेबल कह लें, ठीक है। और ये लीनियर फंक्शंस हैं। अब लीनियर फंक्शन जो है ये जिस तरह हम एक्स वाई जी, सही है, और आर जी आर वाई, ये लीनियर रोटेशन है अलॉन्ग एक्सिस, सॉरी ये ट्रांसलेशंस होती हैं एक्स वाई जी के अलॉन्ग, और जिस जगह आर लिखा हुआ होगा ये रोटेशनल होती है अलॉन्ग जी, अलॉन्ग वाई, अलॉन्ग एक्सिस, ठीक है। और ये जो राइट साइड पे ये फंक्शंस हैं इनको क्वाड्रेटिक फंक्शंस हम कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक फंक्शंस इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये होता है कि इसके थ्रू आपको उस मॉलिक्यूल की एक्टिविटीज का पता चलता है। फर्दर एप्लीकेशन पर जिस वक्त जाएंगे हमें पता चलेगा ये मॉलिक्यूल ये मोड एक्टिव, IR एक्टिव है, रामन एक्टिव है, इस तरह की स्टडी यहाँ से पता चलती है, ठीक है जी सर। और इन सैंपल्स को मोलिक्यूलर सैंपल्स कहते हैं। और यकीनन इस टाइम आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। आई थिंक एक लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि करैक्टर टेबल के 6 पार्ट होते हैं और यहाँ पॉइंट ग्रुप होता है, ये सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, ये करैक्टर्स होते हैं, ये मोलिक्यूलर सैंपल्स से ये पार्ट को शो किया जाता है, और यहाँ लीनियर फंक्शन और यहाँ क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। मगर अभी तक हमें ये पता नहीं है ये करैक्टर टेबल डेवलप कैसे की जाती है। क्वेश्चन ये है ना जी सर, रिस्पॉन्ड करें बेटा। अब हमें ये पता नहीं है कि कैसे करैक्टर टेबल डेवलप की जाती है। उसके लिए बेटा ऑर्थोगोनल, ग्रेट ऑर्थोगोनल थ्योरम होता है, या जिसको ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, नॉर्मली 3 और 4 पोस्टुलेट्स हैं जिसकी बेस पे ये डेवलप की जाती है, ओके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए ये आपने करना है कि एक टेबल इस तरह आपने डेवलप करनी है बेटा, यहाँ C2V हो, जितने सिमेट्री एलिमेंट्स हों बेटा ऊपर आपने लिख लेने हैं। E है, C2 है, सिग्मा V है, और ये मैंने लिख लिए। देखिए अभी मुझे मोलिक्यूलर सैंपल्स का पता नहीं है क्योंकि मैं डेवलप करने जा रहा हूं, तो मैंने इरेड्यूसिबल IR1 कह सकता हूं, IR2, IR3, IR4। इनफैक्ट ये इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस है। और इसी तरह जो अंदर करैक्टर्स हैं बेटा उसकी भी मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो मैं कहूंगा इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 1 किस जगह है उसके सामने KLMN 1 सबस्क्रिप्ट में लिख दूंगा। ये सपोज कर रहा हूं। अब KLMN की बजाय कोई और बच्चा कोई और नंबर सपोज, कोई और अल्फाबेट्स सपोज कर सकता है, इट्स ओके, ठीक है। और इसी तरह IR2 के लिए कुछ अल्फाबेट्स मैंने सपोज कर लिए। ओवरऑल सभी के लिए ये सारे के सारे KLMN और विद डिफरेंट नंबर्स अंटिल 4 तक बेटा ये सपोज्ड है, ठीक है। असल में हमने यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। किस तरह पुट करनी है? इस थ्योरम के मुताबिक। पहला पोस्टुलेट्स ये है, वो कहता है नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लास ऑफ ग्रुप, सही है। अच्छा, कोई भी पॉइंट ग्रुप होना, ठीक है, और उसकी ये इनको क्लासेस कहते हैं। आप ये सिमेट्री एलिमेंट्स को ये क्लासेस कहलाएंगी। ये E क्लास है, C2 सिग्मा V YZ ये 4th क्लास है। इसका मतलब है ये इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन उतनी होंगी जितने उस पॉइंट ग्रुप की क्लासेस होंगी, सही है। अब मेरे पास 1 2 3 4 क्लासेस हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ 4 रोज जनरेट की कि एक इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 1 ये है, 2 ये है, 3 है, ये है, 4 ये है, सही है। यस सर। हाँ, अब आपको समझ आ गई होगी कि 4 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट या 4 रोज क्रिएट करने का मकसद यही है कि इस पॉइंट ग्रुप के जो क्लासेस हैं वो 4 है, और ये फर्स्ट इसका पोस्टुलेट है जो हमने यूज किया, ठीक है। यस सर। अच्छा, कोई और बच्चा भी बोले। समझ आ रही है ना आप लोगों को? जी सर। समझ आ रही है? ओके। ऑलरेडी आपने इसकी वीडियो भी देखी हुई होगी ना, राइट? यस सर। ओके, ठीक है। इजाजत रिस्पॉन्ड करें बेटा। यस सर। ठीक है। नंबर सेकंड
सेकंड पास्टुलेट ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशंस ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर होगा। अब डायमेंशंस का आपको पहले भी मैंने बताया था, जो ई के नीचे जो भी वैल्यू होगी, जो नंबर होगा, वो उसकी डायमेंशन होती है, सही है ना? जी सर। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशंस, इसका मतलब ये है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायमेंशन, इट मींस ई की वैल्यू का। सही। ऑर्डर ऑफ ग्रुप को एच से शो करते हैं। असल में मुझे एक लेक्चर में ये भी पढ़ाना चाहिए था, जो एच ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है और यहाँ जो है 4 होगा। मैं सिंपली अगर कह दूं कि सिमेट्री एलिमेंट जो भी होंगे ना, यहाँ इनके जो ऑर्डर होंगे, जो कोफिशिएंट होंगे, उनको जमा कर ले, सही है, और वो उसका ऑर्डर होगा। मगर ऑर्डर पे एक मैं लेक्चर दूंगा, वो ऑपरेशंस वगैरह करके, अगर आपने वीडियो देखी होगी, सही है, तो उस तरह हम ऑर्डर निकालते हैं। ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप के सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायमेंशंस बराबर होनी चाहिए, और ये हमारे पास 4 है, सही है ना? जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ई के नीचे जितना अल्फाबेट्स हैं उनको मैं सम करूंगा और उनका स्क्वायर लूंगा, k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर, और इसी तरह k3 स्क्वायर, k4 स्क्वायर का लिया, और मेरा वो 4 होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर हमारे इस ग्रुप का क्या है, वो 4 है। ठीक है जी सर। अच्छा, ये असाइनमेंट किस बच्चे की है? अब वो आए नहीं, सही है, मगर उसको ये बता देना कि ये जरा अपना फॉर्मेट चेंज कर ले, ठीक है? जी सर, ठीक। ओके सर। अच्छा बेटा, 4 किस वक्त हो सकती है? जिस वक्त हम 1 1 कंसीडर करेंगे। जी बेटा, 1 मिनट, जी बता। अभी कितने टाइम तक आपकी क्लास चलेगी? मेरी अभी स्टार्ट हुई है क्लास। बात करनी थी क्या सर, ये केमिकल पे हमें साइन नहीं करते दिए सर। मैम ने कहा कि सर से बात करें, सर उसका कह रहे हैं कि आपका तो काम नहीं स्टार्ट हुआ, आपका सेमेस्टर ही नहीं खत्म हुआ पहला, तो आप कैसे रिसर्च की आपको लग गई है? हमने कहा कि सर वो हमने ना ट्रायल बेस पे करना है, केमिकल ऑर्डर करने के लिए नहीं। आप ना डॉक्टर रिफत को कहें कि वो बात करें, मैं भी कर लूंगा। खैर, तो ये अब डॉक्टर खालिद ने कहा है, अभी आप बात करें उनसे, ठीक है, और मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है बेटा? उनको कहते हैं कर लेगी, देख लो क्या। ओके बेटा, हेलो यस सर। अच्छा, हम ये कह रहे थे कि डायमेंशंस की वैल्यू 4 किस टाइम आएंगी? अच्छा, डायमेंशन कभी भी 0 नहीं होती, कभी भी -1 नहीं होती, समझे? याद रखिएगा। देखिए, अगर यहाँ 0 की ऑप्शन होती तो हम 0 0 करके कोई 2 आ सकता था, वो 4 के बराबर हो सकता था। जबकि 0 की ऑप्शन नहीं देनी, -1 की डायमेंशन में नहीं होनी, तो अंडरस्टूड है कि हमारा यहाँ K1 हो, K2 हो, K3, K4 वो 1 के बराबर होना चाहिए। अगर 1 वैल्यू होगी, 1 का स्क्वायर, K3 का और K4 का, ओवरऑल हमारे पास वैल्यू 4 आ जाएगी। सो मैं इस फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 लिख दूंगा। सही है, यहां तक समझ आ गई? यस सर। नेक्स्ट, ये क्या हुआ? अच्छा चलिए, अच्छा नेक्स्ट बेटा ये है सम ऑफ, नेक्स्ट पासुलेट्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑल इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सही है। अब इसका मतलब क्या है? जितनी भी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं उनके स्क्वायर का सम ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है K1, यहाँ जो K1 था, K1, K2, K3 से KLMN जो बचा हुआ था, अब इस तरह अगर इसकी वैल्यू 4 के बराबर आएगी, 4 के बराबर आनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये होगा फिर हम किस तरह एडजस्टमेंट करेंगे? समझ आ रही है? ये बात समझ आई है आप लोगों को? यस सर, ये रिपीट कर दे। हाँ बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि इस पास्टुलेट्स में ये कह रहा है कि जितनी भी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हैं उनके कैरेक्टर,
रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या चीजें हैं जो K1, K2, K3 या L1, M1, N1, L2, M2, N2, सही है, ये है। इनका स्क्वायर लेके सम करेंगे और उसकी वैल्यू भी ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर होना चाहिए। हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है बेटा, यहाँ 4 है और उसको किससे शो करते हैं हम, X। सही है, इधर इस तरह कर लें। फोर से ओके। अब यहाँ एक चीज तो आ गई, मगर अच्छा ये वैल्यू -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। अब ये एक पास्टुलेट है, मगर इसके साथ नेक्स्ट पास्टुलेट कंबाइन है, हमें उससे भी सहारा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट पास्टुलेट क्या है देखिएगा जरा, कि ऑल द इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। जितनी भी ये इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, IR1, IR2, IR3, IR4, ये ऑर्थोगोनल है आपस में। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि उनका आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। IR1 into IR2 मस्ट बी 0, ये फोर्थ पास्टुलेट कहता है। अब क्वेश्चन ये होगा कि फोर्थ की अगर ये 0 करेंगे तो किस तरह कर सकते हैं हम, देखें IR1 IR2 किस तरह लिखेंगे, इसका मतलब ये है K1 into K2 प्लस L1 into L2, पहली रो को दूसरी रो से मल्टीप्लाई करें, प्लस M1 into M2 प्लस N1 into N2 इज इक्वल टू 0, सही है। अब यहां पहला जो है हमारे पास, पहले की वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि हमने पहले कॉलम और पहले रो की वैल्यू निकाली हुई है, जिसकी वजह से हमने 1 into 1 कर दिया और यहां भी 1 ले आए और यहां भी 1 ले आए, सही है। अब ये 0 होनी चाहिए। अब ये 0 कब होगी बेटा, अब यहां देखें पहले वाला 1 into 1 प्लस आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो है L2 की वैल्यू, अगर -1, एक मिनट, हाँ यहां फिर इसकी बेस पे पहले तो हम 1 1 कर दिया ना, आई थिंक यहां 1 1 कर दिया और यहां भी 1 1 कर दिया था। अब यहां एक 1 आ गया ना, अब 0 होना चाहिए, इसका मतलब है कि एक 1 होगा, 2 वैल्यू माइनस की होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह एक ये माइनस है 1 कर दी और नेक्स्ट +1 की होगी और नेक्स्ट फिर -1 की होगी, ठीक है, और जिसकी बेस पे इसका आंसर 0 आएगा, इस तरह ना। यस सर, जी सर। हाँ, अगर इस तरह होगा तो हम पीछे चलते हैं कि यहां एक 1 रख लें और यहां -1 रखें और 1 ओवरऑल 0 हो जाएंगी। अच्छा क्वेश्चन फिर ये होगा कि अगर आप 1 इस जगह रखते हैं प्लस का और यहां माइनस रखते हो और प्लस ये यहां हो सकता है, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ये माइनस वाला 1 यहां आ जाए, है जी सर। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि माइनस वाला 1 यहां और यहां ना हो, यहां एक्सपेक्टेशन हो आने की। तो फिर हमने ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी यूज करनी है कि जिस तरह 0 बनाने के लिए ना एक 1 ले आए और यहां -1 ले आए, यहां +1 हो गया, यहां -1 हो गया, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। जी सर। जी सर। फिर इसी चीज को ना 3 वेज में 3 पॉसिबिलिटीज में मेंशन करना होगा और हमारी कैरेक्टर टेबल डेवलप हो जाएगी। इस तरह आगे कि अगर हमने यहाँ 1 1 कर, यहाँ 1 -1 और -1 कर दिया, ठीक है। अब ये भी पॉसिबिलिटी है ये प्लस वाला 1 यहाँ दरमियान में आ जाए और ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ आ जाए। तो ये एक मर्तबा हमने यूं लिख दिया और दूसरी मर्तबा यूं लिख दिया और तीसरी मर्तबा यूं लिख दिया हमने। अब जिस वक्त यूं डेवलप किया तो अगर R1 जिस तरह हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे इनका आंसर 0 आता है, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो ऑर्थोगोनल वाला रिलेशनशिप है, सही है जी सर। और जो दूसरी पॉसिबिलिटी थी ये याद रखें कि इसके जो पीछे वाली थी
ये के मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑल रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, वो भी फुलफिल हो रही है क्योंकि -1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। अब देखिएगा इस टेबल, इसमें कैरेक्टर टेबल में अगर मैं 1 का स्क्वायर कर लूं, इस 1 का स्क्वायर कर लूं, -1 का स्क्वायर कर लूं, इस -1 का स्क्वायर कर लूं, यकीनन मेरा आंसर 4 आएगा और जो इसके आर्डर के बराबर होना चाहिए था। और इन द सेम वे इस रो की भी यही कंडीशन आएगी क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं, जिस जगह भी माइनस होगा अंडरस्टूड है वो 1 हो जाएगा। सही है जी तो सर। सेकंड को भी फुलफिल हो कर रहा है इस तरह के नंबर कैरेक्टर्स, और जो लास्ट उसका पॉजिटिव लेयर से ऑर्थोगोनल वाला उस तरह भी फुलफिल हो रहा है। सो कॉन्सिक्वेंटली हम ये कह सकते हैं ये हमारी कैरेक्टर टेबल बन चुकी है, कैरेक्टर्स बन चुके हैं कैरेक्टर टेबल के। ठीक है अब जो ये अच्छा C2V जो पॉइंट ग्रुप के नीचे बेटा मुल्कन सिंबल्स होते हैं IR1 IR2, इसको किस तरह मेंशन किया जाता है? इनको जो मुल्कन सिंबल्स हैं इनको डेवलप किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टर्स। ठीक है अब सबसे पहले ना हम प्रिंसिपल, कोई भी मॉलिक्यूल हो ना बेटा, उसका प्रिंसिपल एक्सिस देखते हैं। भाई प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अब यहाँ वाटर मॉलिक्यूल है C2, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है इस तरह ना जी। अच्छा प्रिंसिपल एक्सिस देखेंगे बेटा कि अगर वहां नंबर सिमेट्रिक है तो हम A लिखेंगे, अगर एंटी सिमेट्रिक है तो B लिखेंगे। सिमेट्रिक का मतलब है कि प्लस में हो, पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो। अगर नेगेटिव कोई डिजिट है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एसिमेट्रिक है, B लिखेंगे। एक तो डिसीजन पहले ये कर लेंगे। ठीक है जिस तरह ये अच्छा हो सकता है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे 2 हो तो हम उसको डी जनरेट कहते हैं, 2 लिख देंगे। अगर उसके नीचे क्या हो 3 हो 3 नहीं सॉरी एक मिनट, पहले आप नंबर ऑफ डायमेंशंस देखेंगे। ठीक है नंबर ऑफ डायमेंशंस यहां ये वाली देखेंगे नंबर ऑफ डायमेंशंस। अगर हमारी नंबर ऑफ डायमेंशंस 1 1 1 है तो हम A B शो करेंगे, A से या B से। मगर अब क्वेश्चन ये होगा A से करें या B से करें, वो फिर प्रिंसिपल एक्सिस की बेस पे हम फाइनल करेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो सिमेट्रिक है A कर देंगे, जो एंटी सिमेट्रिक है मतलब है कि नेगेटिव वैल्यू है तो B करेंगे। समझ आइए जी सर। अच्छा इसी डायमेंशंस के नीचे E के सब्सिडरी एक्सिस भी है, फिर उसकी बेस पे अगर सब्सिडरी एक्सिस प्लस है मतलब सिमेट्रिक है तो 1 देंगे, अगर एंटी सिमेट्रिक है तो हम बेटा क्या देंगे वहां 2 देंगे। ठीक है अगर प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है तो हम वहां एक मॉलिक्यूलर प्लेन देखेंगे जो सिग्मा V जो सारे मॉलिक्यूल्स को कट कर रही होती है ना, मतलब सारे नंबर ऑफ एटम्स को कट कर रही होती है, जिस तरह हमारे पास सिग्मा XZ है यहाँ। ठीक है अगर उसके नीचे प्लस में है वैल्यू, सिमेट्रिक है 1 देंगे, अदरवाइज एंटी सिमेट्रिक देंगे। इसी तरह कोई मॉलिक्यूल है वहां सिमेट्री एलिमेंट्स सेंटर ऑफ सिमेट्री है जिसको हम I से शो करते थे। अगर I के नीचे वैल्यू सिमेट्रिक है प्लस में है तो हम G से जीरेट,
जिरेट एक जर्मन वर्ड है जो जिसका मतलब इवन होता है, और अनजिरेट अनइवन, सही है। और ये भी ये उस वक्त आएगा जिस वक्त इन्वर्जन के नीचे सिमेट्रिक वैल्यू ना हो बल्कि माइनस में हो, ठीक है। अच्छा, समटाइम प्राइम यूज किया जाता है या डबल प्राइम यूज किया जाता है बेटा, वो सिग्मा एच की बेस पे किया जाता है कि सिग्मा एच सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक। जिस वक्त मैं सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक कहता हूं तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव में है, ये बात होती है, सही है जी सर। ये ओवरऑल मतलब एक है। अभी हम डील कर रहे थे करैक्टर टेबल ऑफ बॉटम मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखें, पहले तो मैंने यहाँ करैक्टर टेबल पहले डायमेंशन चेक की तो 1 1 है, इसका मतलब है कि ए बी में ए बी पर ही रहूंगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट मेरा ये था कि मेरा प्रिंसिपल एक्सिस देखूंगा, जो सिमेट्रिक है ए लिखूंगा, जो एंटी सिमेट्रिक है जिस जगह नेगेटिव वैल्यू है तो बी लिखूंगा। यहाँ देखिए पहले फर्स्ट 2 रोज में वैल्यू प्लस प्लस में है 1 1 1 और दूसरी नेगेटिव नेगेटिव में। पहले मैंने ए शो कर दिया फिर बी बी, सही है जी सर। फिर नेक्स्ट इनके सबस्क्रिप्ट की तरफ जाऊंगा। सबस्क्रिप्ट ये मॉलिक्यूलर प्लेन ये है जो सारे एटम से पास हो रही है। देखिए यहाँ इसके नीचे बेटा वैल्यू सिमेट्रिक है तो मैंने 1 लिख दिया। चूंकि यहाँ सब्सिडरी एक्सिस नहीं है, याद रखिएगा सेकेंडरी एक्सिस नहीं है। अगर सब्सिडरी या सेकेंडरी एक्सिस होता तो मैं उसको देखता। जिस तरह हमारे पास बेंजीन मॉलिक्यूल है उसका प्रिंसिपल एक्सिस C6 होता है और बहुत सारे C3 C2 और ये सब्सिडरी एक्सिस होते हैं, इस तरह ना। हेलो जी सर। जी सर। ओके, ये अब इसके नीचे में है तो ये नेगेटिव में है, सॉरी, तो ये A2 आ गया और 1 पॉजिटिव में है बेटा, और हमारे पास क्या आ गया B1 आ गया, और ये 2 इसलिए लिखा, यहाँ जो है 1 नेगेटिव में है, ठीक है। इसकी वजह से ये का मैंने मेंशन कर लिया, ठीक है। जी सर। यस सर। जी सर यहाँ पे हमने 1 2 के पीछे हमने बेस सब्सिडरी एक्सिस पे नहीं बनाई थी जी सर। 1 या 2 हम लोग लिखेंगे, उसकी बेस हमने सब्सिडरी एक्सिस पे बनाई थी कि सब्सिडरी एक्सिस है तब हम 1 लिखेंगे, अगर नहीं अगर वो सिमेट्रिक है तो 1 लिखेंगे, एंटी सिमेट्रिक है तो 2 लिखेंगे। तो सर हमने यहाँ पे 1 सर हमने यहाँ 1 2 क्यों लिख दिया है? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात पहले भी मैं बता रहा था, शायद आपने पिक नहीं किया। मैं ये कह रहा था कि अगर हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो, सब्सिडरी एक्सिस हो, तो हम सब्सिडरी एक्सिस की बेस पे नंबरिंग करेंगे 1 2 जो सबस्क्रिप्ट है। अगर किसी पॉइंट ग्रुप में, किसी मॉलिक्यूल के पॉइंट ग्रुप में सब्सिडरी एक्सिस एग्जिस्ट ही नहीं करता, सही है, उस वक्त हम मॉलिक्यूलर प्लेन को, दूसरा ऑप्शन ये होगा मॉलिक्यूलर प्लेन को देखोगे आप, सिग्मा बी को, सही है, जिसमें से ना सारे नंबर ऑफ एटम से जो प्लेन पास हो रही होगी। अब उसकी बेस पे करोगे कि अगर वो सिमेट्रिक है तो 1 लिखोगे, अगर नेगेटिव वैल्यू है मतलब एंटी सिमेट्रिक है तो 2 लिखोगे। समझ आ गई आप? जी सर। हाँ। और ये जो मैंने अभी इसको ना अभी जाज को कुछ स्टफ सेंड किया है, उसमें भी ये क्लियरली ये चीजें लिखी हुई है, देखिएगा। एक और क्वेश्चन मैंने पूछना था कि A1 और A2 को तो हम लोगों ने 1 2 दे दिया क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूलर प्लेन है जी दे दिया, और अगर दूसरे वाले में देखें -1 है तो हमने उसे A2 का नेम दे दिया। थर्ड वन में एक 1 प्लस में है और एक -1 में है तो हम B1 किस बेस पे देंगे? जी बेटा। सर जो थर्ड कॉलम है उसमें मॉलिक्यूलर प्लेन एक जो है वो प्लस में है और एक माइनस में है तो हमने B1 दिया है। तो इसी बेस पे ही दिया है ना। देखिए मेरी बात सुने, तो हमारे पास मैं अब सिग्मा वी की वैल्यू देख रहा हूं। देखिए अगर मेरे पास पॉजिटिव में है, सिमेट्रिक में है तो मैंने 1 देना है, अगर नेगेटिव में है तो 2 दे दिया। इसी तरह बी की बात करूंगा, यहाँ देखिए बी ये प्लस में है, पॉजिटिव में है, सही है, सिमेट्रिक है, तो मैंने उसी तरह इसको भी 1 दिया। और यहाँ नेगेटिव में है, -1 है, एंटी सिमेट्रिक वैल्यू है, तो मैंने बी के सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा। सर हम फिर YZ वाले को नहीं देखेंगे, सिर्फ XZ की बेस पर करेंगे। बेटा क्या कह रहे हो?
सर 2 मॉलिक्यूलर प्लेन है ना, तो हम लोग x3 को कंसीडर करके देखते हैं। जी 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 बिल्कुल, हम उस प्लेन को आप कंसीडर करोगे जिसमें से मैक्सिमम, जो प्लेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम से पास हो रही है। ओके सर। सही है। और ये जो हमारे पास प्लेन है ये सिग्मा बी x3। अब अप टू ये भी हो सकता है कोई बच्चा कहे मैंने डिजाइन इस तरह मॉलिक्यूल को रखा है कि जिसको हम z कंसीडर कर रहे हैं उसको वो y कर ले, सही है, या x का नाम दे दे। अब बात ये होगी आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम से कौन सी प्लेन पास की है, उसकी बेस पे फिर आप कर लेंगे। ठीक है सर जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलो जी। सर मुझे भी क्वेश्चन पूछना है जी। सर ई और टी किस बेस पे हम लेते हैं, मतलब डायमेंशन कैसे पता चलेगी हमें? ए और बी का तो पता चल रहा है कि 1 है और इसलिए 1 डायमेंशन है। हाँ ये नंबरिंग, हाँ बात सुने, मेरी बात सुने, ये नंबर ये जो हमने लगाए हैं ये किस बेस पे लगाए हैं, पहले मेरा क्वेश्चन ये होगा। ये नंबर मैंने जो यहाँ 1 1 लगा दिया या वहां यहाँ 1 1 लगा दिया या यहाँ ये लगा दिए, तो बेटा ये किस बेस पे लगाए हैं मैं ये नंबर? हेलो हेलो जी सर। वो स्टूडेंट कहाँ है जो पूछ रहे हैं? हेलो सर मेरे ख्याल से हाँ सिद्रा है ना? जी सर। बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो नंबर मैंने लगाए हैं ये किस बेस पे लगाए हैं बेटा? सर वो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है ना इसकी कि ये 1 आएगा अगर नहीं बेटा, नहीं बेटा, आपका आंसर ये होना चाहिए कि ये जो नंबरिंग हमने यहाँ की है या कैरेक्टर्स डाले हैं ये ऑर्थोगोनल, ग्रेट ऑर्थोगोनल थ्योरम के थ्रू डाले हैं, सही है। और ग्रेट ऑर्थोगोनल थ्योरम जिस तरह उसके पोस्टुलेट्स फुलफिल हो रहे थे उसकी बेस पे ये कैरेक्टर टेबल में कैरेक्टर्स पुट कर दिए जाते हैं, समझ आइए? अब इस कैरेक्टर टेबल में ये कैरेक्टर्स या ये पैरामीटर या ये नंबर आ रहे थे जिसकी वजह से फुलफिल हो रही थी पोस्टुलेट्स, तो मैंने ये डाले। हो सकता है कोई कैरेक्टर टेबल किसी मॉलिक्यूल की इस तरह की हो कि यहाँ 2 और 3 लिखना पड़ जाए, हमें 4 लिखना पड़ जाए इन पोस्टुलेट्स को फुलफिल करने के लिए, तो हमें उसी तरह ग्रेट ऑर्थोगोनल थ्योरम के थ्रू ही मतलब है कि वैल्यूज हमें ऐड करनी पड़ेगी कैरेक्टर टेबल में। और अगर डायमेंशन में फॉर एग्जांपल ऑर्थोगोनल थ्योरम ये कहता है कि यहाँ 2 पुट करें और फिर ये पोस्टुलेट फुलफिल होगा, तो अगर 2 आ जाता है तो वहां हम डबली डिजेनरेट कहते हैं और उसको ई से शो करेंगे, मतलब सैंपल डालेंगे। अगर कहीं 3 वैल्यू आ जाती है तो ट्रिपली डिजेनरेट उसको कहते हैं और उसका सैंपल टी यूज करेंगे। अब समझ आइए? जी सर आगे समझ, थैंक यू। ठीक है बेटा, मतलब है कि हम जो भी ये कैरेक्टर डाल रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं ग्रेट ऑर्थोगोनल थ्योरम के पोस्टुलेट यूज करते हुए कर रहे हैं, और जिस वक्त उसके पोस्टुलेट यूज करें कुछ भी नंबर आ सकता है डायमेंशंस में, 1 1 भी आ सकते हैं, 2 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। नॉर्मली 2 3 के ऊपर जो रेयर है 2-3 पॉइंट ग्रुप हैं जिनमें आता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है ये कैरेक्टर टेबल जो है ना आपको आइडिया हो गया, कंसेप्ट हो गया किस तरह डेवलप की जाती है। अदरवाइज नॉर्मली ये होता है कि ये कैरेक्टर टेबल जो गिवन होती है, सही है, सारे मॉलिक्यूल्स की कैरेक्टर टेबल आपको दी जाएगी और उसको यूज किया जाता है। जी सर मेरा क्वेश्चन है कि अब देखें हम लोगों ने पहले रिड्यूसेबल प्रेजेंटेशन पढ़ी, फिर इरिड्यूसेबल, सर लेकिन जो कैरेक्टर टेबल हमें है वो हर चीज की नॉलेज दे रहा होता है पूरे मॉलिक्यूल के बारे में। सर फिर हम लोग इसमें रिड्यूसेबल प्रेजेंटेशन क्यों नहीं यूज करें? तो सारा गेम इरिड्यूसेबल और वो थ्योरम पे डिपेंड कर गया। नहीं बेटा, असल में ना हम ना चीजें फ्रेगमेंट्स में पढ़ रहे हैं, सही है जी। पहले हमने रिड्यूसेबल पढ़ी, सीख ली कि रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन किस तरह है, फिर हमने इरिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन मतलब ये चीजें निकाली। नेक्स्ट पॉइंट पे इन दोनों को कंबाइन करना होगा हमने, सही है, रिडक्शन फार्मूला के थ्रू, ठीक है। और फिर कंबाइन करके ना फिर हम इनको फिर एक स्पेसिफिक
फंक्शंस की तरफ हम जाएंगे, मतलब है कि एक एप्लीकेशन की तरफ के वाटर मॉलिक्यूल में इन दोनों को मतलब कंबाइन करके रिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या चीज चेक कर सकते हैं मॉलिक्यूल की। अभी तक मतलब है कि हमने जस्ट हम फ्रेगमेंट्स में लेक्चर, क्योंकि टाइम भी इस तरह होता है और डिफिकल्ट भी है ये चीजें, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप, तो आपको ये श्योर हो जाए बस जस्ट रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन किस तरह निकालते हैं और इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन किस तरह निकालते हैं और मॉलिक्यूलर सैंपल्स हैं, ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनको कंबाइन करेंगे और फिर किसी रिजल्ट पर पहुंचेंगे। ठीक है? ओके सर। जी सर। ठीक है बेटा, यही चीजें जो हमने स्टडी की है ना, इसको जस्ट एक मैंने कंबाइन, एक ये अपनी स्लाइड से मैंने यहाँ रखी कि ये सारी चीजों को कंबाइन कर दिया गया। वही चीजें हैं जो हमने अभी स्टडी की है। जिस तरह हमने कहा भाई ये 6 एक कैरेक्टर टेबल होती है, उसके 6 पार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पॉइंट ग्रुप होता है बेटा, और यहाँ सिमेट्रिक एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ जो मॉलिक्यूलर सैंपल्स होते हैं जिनको इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस कहते हैं, और यहाँ ये वैल्यूज होती हैं कैरेक्टर्स, और यहाँ जो है ये जो एक्स वाई जी, अच्छा यहाँ ये आर्डर होता है, आर्डर h इज इक्वल टू 4 है, और यहाँ 2 कॉलम नॉर्मली जो है ना बुक्स में 2 कॉलम बना लेते हैं, एक लीनियर फंक्शंस के लिए, एक क्वाड्रेटिक फंक्शंस के लिए। और लीनियर फंक्शंस के लिए हम ट्रांसलेशन फंक्शंस और रोटेशन फंक्शंस रखते हैं, और दूसरे क्वाड्रेटिक फंक्शंस में और डिफरेंट फंक्शंस का एक्स वाई जी का प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर्स की फॉर्म में मेंशन करते हैं। ठीक है जी सर। ओके, अब देखिए यहाँ थोड़ी सी ये असल में एक्स्ट्रा है, हम ये लास्ट में ही पढ़ेंगे चीजें। यहाँ आपको ये बता रहा है कि एक्स वाई जी जो है ये ट्रांसलेशन मूवमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, और यहाँ से IR एक्टिविटी का पता चलता है। सही है, और ये जो R X R Y R Z जो है ये रिलेट टू मोशंस, मतलब रोटेशनल मोशंस की इंफॉर्मेशन देती हैं। और जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस जो होते हैं ये रामन एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने सुनी होगी, सही है? जी सर। जी सर। और इसी तरह IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये जो फंक्शन जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन या ये ट्रांसलेशन फंक्शन, यहां से फिर हम फाइनली रिजल्ट निकालेंगे इस कैरेक्टर टेबल की बेस पे कि हमारा जो है मॉलिक्यूल IR एक्टिव है या रामन एक्टिव है। और यहाँ सैंपल्स को डिस्क्राइब किया गया है, तो जिरेड, अनजिरेड और प्राइम वगैरह, सही है, प्राइम, डबल प्राइम, प्राइम जो सिंपल प्राइम और डबल प्राइम ऑन द बेसिस ऑफ सिग्मा H यूज करते हैं, जिरेड और अनजिरेड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वर्जन, सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको कहते थे, उसकी बेस पे। और अगर डायमेंशंस में 1 हो तो हम A भी पता चले जाते हैं, अगर डबल और 2 हो तो डबल डिजेनरेट D, अगर 3 हो तो ट्रिपल डिजेनरेट। सही है, और जो सबस्क्रिप्ट नीचे 1 और 2 लिखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की बेस पे हम बात कर रहे होते, प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर रहे होते हैं। हेलो जी सर। और या फिर सब्सिडरी एक्सिस ना हो तो कौन सी, उसकी मॉलिक्यूलर प्लेन की बात करते हैं। ये जस्ट कलेक्ट कर दी गई इंफॉर्मेशन, और अगर वो जो मैं अभी इजाज को सेंड की हैं वो ज्यादा इफेक्टिव है, वो ज्यादा वहां ज्यादा चीजें हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? जी सर। अब दूसरा भी अभी पढ़ा दूं मैं, जिसे का कंबाइन कर रहे हैं हम। सर नहीं बस सर। नो सर। थक गए आप लोग अभी? यस सर। जी सर। अच्छा चलें, ठीक है। अब एक लेक्चर में हम इसको कंबाइन करेंगे, और दूसरे उसके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मॉलिक्यूल्स को चेक करेंगे कि हमारे मॉलिक्यूल जो इनकी बेसिस पे, इन प्रॉपर्टीज की बेसिस पे IR एक्टिव है या रामन एक्टिव है या बहुत एक्टिविटीज मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, ओके सर। असल में सिमेट्री जो है ना, सिमेट्री हम जो स्टडी कर रहे थे उसकी एप्लीकेशन यही है कि किसी मॉलिक्यूल के बारे में आपको पता चले ये IR एक्टिव है या रामन एक्टिव है या कोई मॉलिक्यूल कायरल है, ए कायरल है, इस तरह की चीजें। सही है, ये उनकी एप्लीकेशंस है। खैर ये हमारे फाइनल लेक्चर्स हैं, इसके बाद आपके आउटलाइंस में भी कुछ नहीं है। और नॉर्मली जो कैरेक्टर टेबल्स, जिस तरह आज हमने वाटर मॉलिक्यूल की कैरेक्टर टेबल जो देखी है,
ये करेक्टर टेबल आपको मिलती है, मतलब है कि प्रोवाइड की जाती है एग्जाम में, सही है? ओके सर। हाँ, मगर आपको ये नॉलेज जरूर होना चाहिए कि करेक्टर टेबल किस तरह डेवलप करते हैं। वो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेट ऑर्थोगोनल थ्योरम के थ्रू डेवलप की जाती है और इसके ये पोस्टुलेट्स हैं। अगर कोई पूछता है तो आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? जी सर। ओके, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं सर। जी सर, पेपर्स का क्या फाइनल हुआ है सर? कल जो नोटिफिकेशन आया था वहां ये मेंशन था कि 26 से पहले लोग अपनी ओपिनियन प्रोवाइड करेंगे कि ऑनलाइन देना चाहता है या फिजिकल कोई स्टूडेंट देना चाहता है एग्जाम की डेट्स वही हैं। अभी ये दोनों चीजें चल रही हैं भी, कौन बच्चा फिजिकली और कौन ऑनलाइन। लेटर आपने पढ़ा नहीं? सर पढ़ा तो था सर, लेकिन एक बात थी उन्होंने वहां पे क्लियर की थी सर, ऑनलाइन कभी कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी में बैठ के ऑनलाइन देंगे और कभी ऑनलाइन एट होम वाला सिचुएशन अगर है तो सर हम सब ऑनलाइन देंगे। ये अभी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी चीजें, सही है? जस्ट वेट करें, अभी कोई इस तरह की मीटिंग नहीं हुई, आप वेट करें, आप अपनी स्टडी करें, ठीक है? जो पढ़ाया है इसको अच्छी तरह देखें। अब ये बच्चे जो जिस तरह अभी मैंने जिनके असाइनमेंट डिस्कस कर रहा था, इनको बता दें कि उसी फॉर्मेट में सारे स्टूडेंट्स, दोबारा मैं कह रहा हूँ, सही है? एडजस्ट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।